सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो ये विषय है, द्विराष्ट्रवाद की अवधारणा, परिदृश्य और कारण। जब आयोजकों से मेरी इस विषय में बात हुई, कौन कौन से विषय हो सकते हैं, तो द्विराष्ट्रवाद एक विषय निकल कर आया। परंतु ये शब्द ऐसा है कि जब द्विराष्ट्रवाद का नाम लेते हैं तो हमें इसकी जड़ें निकट अतीत में दिखाई देती हैं। आज के परिदृश्य में द्विराष्ट्रवाद कहीं है क्या? और है तो आज इसका कारण क्या है, आज इसका प्रभाव क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका फैलाव कितना है, इसका व्याप कितना है। तो जब हम इस विषय की थोड़ी खंगाल में उतरे तो लगा कि नहीं, ये विषय समीचीन है। और एक ऐसी पुरानी व्याख्यानमाला जो 3 दशक की यात्रा पूरी कर चुकी है, वहाँ कुछ ऐसे विषय को उठाना जिसे अमूमन 100 साल पुराना माना जाता है, ये निश्चय ही उस व्याख्यानमाला की गंभीरता और गरिमा से न्याय करने वाला विषय होगा, ऐसा प्रतीत हुआ। दिल्ली में मेरी कुछ पत्रकार मित्रों से इससे पहले जब पैकिंग कर रहा था तो थोड़ी चर्चा हुई। तो एक ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो आए थे दिल्ली। मैंने कहा कि जरा थोड़ी दूर फिर निकलना है। विषय क्या है जब बताया तो कहा कि पर्याप्त, ये तो गंभीर विषय है, जा कहाँ रहे हैं? उज्जैन। तो कहते कि गंभीर वैचारिक विषय है और इतना पीछे जा रहे हैं उज्जैन। दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती है। मैंने कहा मगर दिल्ली ने अकल का ठेका तो नहीं ले रखा। वो कह रहे इतने पीछे उज्जैन जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा जबाड़े में जो अक्कल दाढ़ है वो थोड़ा पीछे ही रहती है, तो अपन को जाना पड़ेगा। इस विषय के साथ जब हम कोई भी बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले विभाजन का चित्र आंखों के आगे आता है। लेकिन अलग अलग देशों की अलग अलग सरकारों के साथ इस्लामी टकराहट का जो चित्र पूरी दुनिया के सामने है, उसका स्वरूप ऐसा है कि ये बात जो है वो सिर्फ भारत की बात नहीं रही। इसका स्वरूप ऐसा है कि एक वर्ग की बात नहीं रही। इसका भूगोल ऐसा है कि सिर्फ भारत के भूगोल तक का ये प्रश्न सीमित नहीं रहा, इसका व्याप बहुत बढ़ गया है। भारत में जो बात कुछ समय पहले अनुभव की गई थी, आज वो प्रश्न वैश्विक प्रश्न है। साथ ही मैं कहूँगा कि ये जो द्विराष्ट्रवाद की जड़ें तलाशते हुए जो हम केवल 100 वर्ष पीछे तक जाते हैं, तो ये थोड़ा सा अभ्यास कम है। और सिर्फ भारतीय संदर्भों की छान फटक करना और उसमें द्विराष्ट्रवाद को समझना, इससे बात पूरी बनती नहीं है। ये ठीक नहीं है। हमें जानना चाहिए कि एक राष्ट्र के भीतर दूसरा राष्ट्र, यदि ये विचार आया तो इस समस्या का बीज कैसे फूटा, कैसे पनपा, कैसे बढ़ा और उस दौरान क्या क्या हुआ। जब हम इस दृष्टि से तथ्यों को तलाशते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ऑटोमन साम्राज्य जो जिसे कहते हैं, उस्मानी साम्राज्य हिंदी में कहना चाहिए उसे, उसके उदय की कहानियां मिलती हैं, फैलाव की कहानियां मिलती हैं, संघर्षों का पता चलता है। और उसके साथ ही इस्लाम का यूरोप में प्रवेश, इस्लाम के साथ यूरोप का परिचय, ये बात भी उसके साथ एक आती है। स्पेन पर इस्लाम का आक्रमण जो है वो बनी उमैया के शासनकाल में होता है, 711 ईस्वी में होता है। दक्षिणी इटली का एक हिस्सा है सिसिली वाला, वो सबसे पहले अरब के प्रभाव में सबसे पहले आता है। यूरोप में इस्लाम की वो पहली पदचाप थी, पहली आहट थी। एक राष्ट्र, एक संस्कृति को मानने वाले लोगों का दूसरी संस्कृति से या दूसरे राष्ट्र से परिचय, ये एक ऐसी बड़ी घटना हमें बनी उमैया के शासनकाल में मिलती है। इतिहास में दर्ज है। हंगरी भी थोड़े समय तक
इस्लाम के प्रभाव में रहा, और जिसे हम बाल्कन क्षेत्र कहते हैं, अल्बानिया, यूनान, रोमानिया, बल्गारिया, इसके आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर उस समय पर इस्लाम का एक गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जो समझते हैं ना मिडिल ईस्ट मतलब खाली इस्लाम, वो नहीं है। यूरोप का इस्लाम से जो परिचय है, द्विराष्ट्रवाद को जब हम तलाशते हुए पहुंचेंगे तो हमें यूरोप तक भी जाना पड़ेगा। तो पहले परिचय में और जो कुछ भी हुआ हो, मगर उस इस्लाम के फैलाव से एक झरोखा खुला, एक ऐसी दरार बनी कि जिसमें से दुनिया ये देख सकती थी कि इस्लाम अपने मूल स्वरूप में है कैसा, वो बाकी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बाकी सभ्यताओं को किस रूप में लेता है, ये तब मिलता है। दुनिया का इस्लाम के साथ पहला बड़ा साक्षात्कार हम इसे कह सकते हैं, ये वो घटना है। इसमें एक तो होता है इतिहास की दृष्टि से पकड़ने वाली बात, दूसरी बात है कि समाज की दृष्टि से हम पकड़ें तो कैसे पकड़ें, चीज़ों को कैसे समझें। तो उसका एक तरीका है कि सेनाएं जब हथियार लेकर चलती हैं तो उनका एक निश्चित व्यवहार रहता है, परंतु जब पलटने लौट जाती हैं तो वो अपना क्या असर समाज पर छोड़ गई, उस असर को देखना और उस असर से बदला हुआ समाज आगे क्या बर्ताव कर रहा है, उस बर्ताव को समझना, तब हम इतिहास के सही विवेचन में जा पाते हैं। यूरोप से जो साक्षात्कार है उसमें समाज पर जो प्रभाव पड़े, यदि उसे हम समझते हैं तो हम ज़्यादा बारीक चीज़ों की तरफ जाते हैं। तलवारें म्यान में चली गई, और ये वो समय था कि जिस समय औद्योगिक क्रांति की घरघराहट शुरू हो रही थी, मगर यूरोप पर जो इस्लामी असर था, किसी ने सोचा नहीं कि वो असर कल कारखानों की घरघराहट तक में भी कोई इस्लामी असर हो सकता है, मगर वो असर था। और वो क्या था कि औद्योगिक क्रांति ने एक रास्ता खोला, कल कारखाने होंगे, औद्योगिकरण होगा, उसके लिए सस्ते श्रमिक भी चाहिए। सेनाएं चली गई थी, अब श्रमिकों की आवश्यकता थी। स्थानीय नागरिकों को जो मौके मिलने थे वो मौके मिले, मगर उससे आवश्यकता पूरी नहीं होती थी। तो बड़े तौर पर यह हुआ कि मुस्लिम देशों से एक श्रमिकों की बड़ी खेप का आना शुरू हुआ। पहला संगठित आव्रजन अगर हम देखते हैं तो इस्लामी दुनिया से वो आव्रजन है जो औद्योगिक क्रांति के समय में वो आव्रजन मिलता है। उससे पहला ऐसी घटनाएं इतिहास में संभवतः नहीं मिलती हैं। और जत्थों में जाना, बड़ी संख्या में जाना, एक जगह पर मुस्लिम बस्तियां बसाना, ये काम औद्योगिकरण के साथ ही शुरू हो गया था। आज के समय का नहीं है। आज हम जो अंग्रेजी में एक शब्द है और थोड़ा हेय भाव से भी देखते हैं, घेटोस, ये औद्योगिकरण के शब्द का एक शब्द निकला हुआ शब्द है। और किसी भी नई जगह पर जाकर एकदम से बस जाना ऐसा तो संभव होता नहीं। अगर स्थानीय मुसलमान बाहर से आने वालों से गर्मजोशी से मुसलमानों से नहीं मिलते तो ये संभव नहीं था। बहुत गर्मजोशी दिखाई, मगर एक चीज का समाजशास्त्रियों ने संज्ञान नहीं लिया। वो अगर संज्ञान लेते और मुस्लिम समाज के व्यवहार के बारे में अगर ये संज्ञान लिया जाता तो आगे चलकर आज जो चौंकने वाली घटनाएं होती हैं शायद वो नहीं हुई होती। समाज ने अलग तरीके से बर्ताव किया होता। बाहर से आने वालों के लिए बहुत गर्मजोशी से आप उन्हें मिलते हैं, बिठाते हैं, आसपास बसाते हैं, सुविधा देते हैं, मगर अपने आसपास के गैर मुस्लिम लोगों के लिए स्थानीय लोगों की ये गर्मजोशी तब नहीं थी। ये एक मिसिंग फैक्टर है जिसका विश्लेषण करना आवश्यक लगता है, क्योंकि ये जो मिसिंग फैक्टर है ये आगे जाके चिंताओं में बदलने वाला फैक्टर है। आप ये कह सकते हैं कि आज की चिंताओं का बीज उस समय की कहीं ना कहीं गर्मजोशी में ये दिखाई देता है। संगठित घुसपैठ, पास पास बसना, उच्च प्रजनन दर। औद्योगिक क्रांति के दौरान मुस्लिम लहर के ये सारे चिन्ह यूरोप ने देखे थे। साथ ही जो वेस्ट का समाज है, जो पश्चिम का समाज है, उसको ये भी अनुभव आया कि मुसलमानों ने जहाँ जाके रोजी रोटी कमाई, जहाँ जाके उन्हें अपने बच्चों का भविष्य देखना था,
उस समाज और वहाँ के लोगों से घुलने मिलने में, बात करने में, संबंध बढ़ाने में उनकी कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी। और ये जो बंधना है, बाकी समाज से नहीं मिलना है, इस्लाम की इस रुकावट का भी पहला साक्षात्कार शेष दुनिया को उसी समय पर होता है। दुनिया भर में मुस्लिम मान्यताओं का परस्पर संघर्ष, तेज आव्रजन, ताबड़तोड़ घुसपैठ और शरिया के प्रति संविधान से ज़्यादा आग्रह, स्थानीय नागरिकों के साथ, मुसलमानों के साथ सशस्त्र संघर्ष की खबरें, ये ऐसी बातें हैं कि इस पर खूब आंकड़े आपको मिल जाएंगे, खूब खबरें, सुर्खियां मिल जाएंगी, किसी भी माध्यम में जाएंगे तो खूब खबरें मिल जाएंगी। मगर इन सबसे एक जो चित्र खड़ा होता है वो चित्र चिंताजनक है। विश्व में आज मुस्लिम वर्ग की पहचान एक ऐसे सामाजिक वर्ग के तौर पर हो रही है जो अल्पसंख्यक है, जो घुसपैठिया है, जो आक्रामक है। मैं खुद से सवाल करता हूं कि अगर किसी भी विश्व की जनसंख्या के एक प्रोमिनेंट भाग के लिए, एक बड़े प्रभावी भाग के लिए, क्या ये पहचान उसके लिए हितकर है? बाकियों के लिए नहीं, ये क्या उस वर्ग के लिए ये पहचान हितकर है? ये एक सवाल है। आज अभी हमने सीरिया वाली घटनाएं देखी। सीरिया से पहले इराक में, अफगानिस्तान में और बाकी सब जगह पर संघर्ष हमने देखा है। उसके साथ ही ये जो स्थितियां बनी हैं, उसके परिणाम स्वरूप यूरोप में जो फ्लड है शरणार्थियों का, वो भी हम देख रहे हैं। मगर इस चीज़ को होते हुए भी 5, 7, 8, 10 साल हो चुके हैं। एक दशक से ऊपर एक समय ऐसा है कि ये लहर पैदा हुई थी और बढ़ रही है। आज के समय में कहें तो आज यूरोप की सड़कों पर, सीरिया में जो हो रहा है वो हो रहा है, मगर आज यूरोप की सड़कों पर ये नारा लगाने की स्थिति आ गई है कि देश का कानून भाड़ में जाए, हमें शरीयत चाहिए। आप गूगल पर एक शब्द डालें, मुस्लिम फॉर शरिया, प्लस का निशान लगा के डालें यूरोप, असंख्य चित्र आएंगे, असंख्य चित्र। मैं एक पेज की बात नहीं कर रहा हूं, लाखों चित्र आएंगे, लाखों खबरें आएंगी। ये चित्र कुल मिलकर कैसा चित्र मुस्लिम समाज के बारे में बना रहे हैं। तथ्यों की कोई कमी नहीं है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि इस देश में जिस समय ईरान इराक की लड़ाई सुनते, पढ़ते, देखते हुए, दूरदर्शन पर वही आती थी रोज, सारे बच्चे बड़े हुए जिस समय, उस समय पर फ्रांस को खुलेपन की जमीन माना जाता था। 94-95 तक भी ये माना जाता था कि फैशन कहीं से दुनिया में शुरू होता है तो फ्रांस से शुरू होता है, खुलापन कहीं से शुरू होता है तो फ्रांस से शुरू होता है, नवाचार की अगर कोई हवा बहनी है तो फ्रांस से, पेरिस से होती है। मगर आज क्या स्थिति है? इसी तरह से स्लाव कंट्रीज जो है, स्लाव देश जो है, उनके बारे में था कि उन्मुक्तता का माहौल है, मानवतावादी माहौल है। और वामपंथ की जिस समय हवा तेज थी तो हम तो सारिका वारिका पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, वो स्लाव देशों की तारीफ की ही सारी कहानियां होती थी, जिसमें रोमानिया, बुल्गारिया और ये सारा अजरबैजान से लगता हुआ सारा क्षेत्र है, इन सारे देशों की बात होती थी। मगर आज क्या स्थिति है? ये वो क्षेत्र था जहां स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और मानवीय गरिमा की बात होती थी। आज ये स्थिति है कि नॉर्वे में, फ्रांस में चित्र पूरा बदल गया है। फ्रांस में 272 करीब 300 ऐसे स्थान हैं जहां पर शाम को महिलाएं नहीं निकल सकती, अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर नहीं निकल सकती, महिला और पुरुष साथ साथ नहीं निकल सकते। शरिया पेट्रोलिंग होती है मुस्लिम युवकों के द्वारा। ये फ्रांस की स्थिति है, जिसे खुलेपन की जमीन कहते थे। नॉर्वे में क्या स्थिति है? नॉर्वे में वहां के लोग सामान्यतः सुनहरी बालों वाले होते हैं। आपको ये खबर चौंकाएगी कि नॉर्वे की लड़कियां अपने बाल काले रंगाने लगी हैं। क्यों रंगाने लगी हैं? ऐसा नहीं कि उन्हें सुनहरे बालों से कोई परेशानी है, सुनहरे बालों से उन्हें डर लगता है। आज वो अपने बाल काले रंगाती हैं कि बाल काले रंगे होंगे तो मुस्लिम लगेंगे, हम पर मुस्लिम समुदाय द्वारा हमला नहीं होगा। ऐसी स्थिति नॉर्वे की है। यानी कि पश्चिम के लोगों को अपने ही घर में डर लगने लगा है। ऐसी स्थिति आज पैदा हुई है।
ये आग्रह संविधान के बारे में नहीं होंगे, शरिया के बारे में होंगे, किसी एक खास नस्ल के बारे में होंगे, कुछ खास रुझानों के बारे में होंगे। आग्रह इतने रिजिड हो जाएंगे कि लोग उस जगड़न में घुटन महसूस करने लगेंगे। ये सिर्फ अपने देश की बात नहीं है। अपने देश में इलाहाबाद की एक घटना थी कि एक स्कूल का मुस्लिम प्रबंधक था, उसे देश के राष्ट्रगान से आपत्ति थी। परंतु आपको ये शायद बात चौंका सकती है कि ये सिर्फ अपने देश की बात नहीं है कि यहाँ पर राष्ट्रगान से आपत्ति है। रूस के राष्ट्रगान से भी आपत्ति है। और रूस के राष्ट्रगान में आपत्ति वाली बात क्या हो गई? रूस के राष्ट्रगान में पीछे से कुछ घंटियों की आवाज आती है। आपत्ति यह है कि मुस्लिम समुदाय को यह लगता है कि जो पीछे घंटियों की आवाज है वो चर्च की जैसी घंटी लगती है, हमारी खड़े होकर यहाँ पर भावना आहत हो रही है। आप सोचिए कि स्थिति कहां तक चली गई है। राष्ट्रगान में जो घंटियों की आवाज है उसकी आवाज चर्च की घंटियों से मिलती है, इसलिए हम ये राष्ट्रगान नहीं सुनेंगे। ये रूस की स्थिति है। नॉर्वे की स्थिति है कि अपने मूल स्वरूप में, अपने प्रकृति प्रदत्त रंग के साथ महिला सड़क पर नहीं चल सकती। रूस में राष्ट्रगान पर आपत्ति है। तो अब ये देखिए कि मुसलमान यूरोप में बाहर से आए, यूरोप ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया, पूरी उदारता से दिया, मगर वो एक नफरत की राह पर धीरे 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 बढ़ते गए और तब जाके आज वाली ये स्थितियां पैदा हुई हैं। जो देश रोजी रोटी बच्चों के करियर के लिए उनका पालना बने, उनका राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, उनकी संस्कृति, उन पर बेहुदा आक्रामक तरीके से आपत्तियां उठाने का काम इस बीच में शुरू हुआ। और ये सिर्फ भारत में नहीं है कि न्यायालयों के संकेत और निर्देशों के बावजूद लाउड स्पीकर लगे रहते हैं, नमाज के नाम पर रास्ते रोक दिए जाते हैं, या प्रार्थना जो ईश्वरीय प्रार्थना है उसे शक्ति प्रदर्शन के उपकरण के तौर में बदल दिया गया है। ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये सिर्फ किसी एक देश में नहीं है, सिर्फ किसी एक नगर में नहीं है, ये वैश्विक स्तर पर ये एक ट्रेंड के तौर पर फैल रहा है। और आज ब्रिटेन में, फ्रांस में, हर जगह पर ऐसी आपत्तियां, परेशानियां लोग झेल रहे हैं और इसके बारे में बात उठा रहे हैं। फिर एक बात आती है जो बार बार तर्क दिया जाता है, सांस्कृतिक बहुलता की बात आती है। सांस्कृतिक बहुलता और सहिष्णुता कि इसके साथ ही हम सब बढ़ सकते हैं, ये निश्चित ही हम उसके साथ बढ़ सकते हैं। लोग कहते हैं कि भारत सांस्कृतिक बहुलता का देश है, ठीक है, परंतु मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कहता हूं कि ये सांस्कृतिक बहुलता का देश नहीं है, ये संस्कृति बहुलता का सम्मान करने वाली संस्कृति है। सांस्कृतिक बहुलता का देश नहीं। हमारी जो संस्कृति है वो विविधता, वैविध्य, इसका सम्मान करने वाली संस्कृति है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हम उसका सम्मान करते हैं। विचार अलग अलग हो सकता है, मन अलग हो सकता है, राहें अलग हो सकती है, मगर हमारा सबका लक्ष्य एक है। तो जो संस्कृति सबका सम्मान करने वाली है वो अति सहिष्णु है। मगर एक सवाल है कि ये जो सांस्कृतिक बहुलता का तर्क है, इसे बहुत एक सीमा से आगे ढोने के क्या कुछ खतरे भी हैं। और जिन संस्कृतियों ने ऐसा प्रयोग करके देखा उनके अनुभव क्या कहते हैं। यूरोप को हमसे ज़्यादा खुलापन वाला कहते थे। 1992 में बर्लिन की दीवार गिरी, भारत ने खुलापन तब देखा, यूरोप उससे पहले खुलापन देख चुका था। इस्लाम के साथ भी वो प्रयोग पहले से कर रहा था। तो इस बहुलता के एक्सपेरिमेंट को आज वो लोग कैसे कहते हैं, इसे समझना एक दिलचस्प अनुभव हो सकता है। मैं जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को कोट करता हूँ। उन्होंने इस्लाम का नाम नहीं लिया, मगर बात उसे कोट करते हुए ही एक खरी बात उन्होंने कही थी कि यूरोप में बहुसंस्कृतिवाद विफल हो चुका है। जर्मनी की चांसलर ये बात कह रही है। जो पालना सबके लिए खोला था, वो चांसलर कह रही है कि यूरोप में बहुसंस्कृतिवाद विफल हो चुका है। तो जब कोई चीज़ विफल हो जाती है
तो एक खालीपन होता है, निर्वात रहता नहीं है। तो अगर विफल हो गया तो उसकी जगह पर क्या आया? कोई चीज तो बहुलता की जगह पर आई होगी। उसकी जगह पर उन्होंने कहा कि बहुसंस्कृतिवाद की बजाय सिर्फ मानव स्वतंत्रता और लोकतंत्र के स्वरों को बल दिया जाना चाहिए। आप दोनों शब्द देखिए, मानव स्वतंत्रता, यहाँ पर वर्ग नहीं है, पूरी इंसानियत की बात है, पूरी लोकतंत्र के स्वरों को बल देना चाहिए। डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज हैं वो डाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, मगर डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है कौन? जर्मनी आइडेंटिफाई कर रहा है। हॉलैंड में, हॉलैंड की फ्रीडम पार्टी क्या कह रही है कि हम असहिष्णुता के प्रति बहुत ज़्यादा सहिष्णु रहे हैं, पर अब हम हॉलैंड में हॉलैंड की संस्कृति चाहते हैं। और फ्रीडम पार्टी की इच्छा है कि देश में बच्चों को हॉलैंड के मूल्यों से अवगत कराया जाए। ये पश्चिम के दो उदाहरण हैं। कहते थे कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, वो ब्रिटेन भी इसे एक अलग तरीके से अनुभव कर रहा है। टोनी ब्लेयर पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं ब्रिटेन के, उन्होंने आक्रामक उन्मादी इस्लाम के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों की एकजुटता का आह्वान किया है। उनका मानना है कि रूस के साथ यूक्रेन के विषय पर उनके कुछ मतभेद हो सकते हैं, वो भौगोलिक राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु इस मतभिन्नता के बावजूद इस्लामी कट्टरता और आक्रामकता के खिलाफ सबको एक साथ आना होगा। ये टोनी ब्लेयर कह रहे हैं। एक और पूर्व प्रधानमंत्री है ब्रिटेन की, डेविड कैमरन, उनका मानना है कि नफरत फैलाने वाले मजहबी नेता, चाहे हिंसक हों या अहिंसक, समाज में कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। कैमरन इस तर्क के प्रवक्ता हैं कि ब्रिटेन में रहने वालों को ब्रिटिश जीवन मूल्य, ब्रिटिश जीवन पद्धति ही अपनानी होगी और इसका कोई विकल्प नहीं है। वास्तविकता है कि जहाँ पर रहते हो वहाँ के जीवन मूल्य नहीं मानते हो, उस जमीन से जुड़ाव अनुभव नहीं करते हो, वहाँ के समाज से नहीं जुड़ते हो, तो फिर उस सबका कोई मतलब नहीं है। आज डेविड कैमरन मानते हैं कि ब्रिटेन में ब्रिटिश जीवन मूल्यों को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है, और ये जो आक्रामकता के बरक्स आक्रामकता खड़ी होती है, तो आप ये देखिए कि यहाँ से फिर से एक संघर्ष खड़ा होता है। किसी एक जगह की बात नहीं, किसी एक देश की बात नहीं। अगर सारी दुनिया से ऐसा चित्र उठ रहा है तो देखिए इन चिंताओं में कोई साझापन है क्या? कुछ समय पहले तक मुसलमानों के साथ अन्य वर्गों की टकराहट को सामान्य या छोटी मोटी घटनाओं के तौर पर देखा जाता था। ज़्यादातर मामलों में खबर भी नहीं छपती थी। हम खुद अपने अखबार में देखते थे, बहुत सारी खबरें, हम कहते हैं कि यार ये रोज की बात है, इसे जाने दो। मगर किसी एक संस्करण की बात नहीं, दुनिया भर के अखबार, दुनिया भर का मीडिया यही एक गर्मी झेल रहा था, खबरें कब तक दबेंगी। और ऐसे समय में जब 100 करोड़ के चैनल पर 4000 रुपए का एक फोन भारी हो, आप नहीं छापेंगे, एक रिकॉर्ड करके डाल देगा, आप बातें कब तक दबाएंगे? एक वर्ग लिखेंगे, समुदाय का नाम नहीं लिखेंगे, सोचेंगे कि बात बनी रहे, ये खाली रामनवमी के जुलूस की बात गर्मा गर्मी है, मगर ऐसा नहीं होता। और सिर्फ रामनवमी के जुलूस की बात नहीं होती, फिर यहाँ की बात नहीं होती, सब जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं। तो कई बार ऐसा लगता था कि स्थानीय स्तर पर कही हुई बात थोड़ा नमक मिर्च लगा के ज़्यादा कह दी गई है। ऐसा होता है, हम भी अपने रिपोर्टर से कहते हैं कि भाई तुम स्पॉट पर गए थे तो तुम्हारे लिए तो आज सबसे बड़ी खबर वही है जहां पर तुम गए थे, बाकी जगह को देख नहीं रहे हो। ये उसी तरह के होता है कि एक तरफ जंगल में आग लगी हुई है, मगर आपके पाँव के पास तिल्ली जल के गिरे तो आप सबसे पहले अपना पाँव हटाते हैं, क्योंकि उसकी गर्मी आपके पैर के पास आती है। लगता था कि तीली तो छोटी है, घटना छोटी है, मगर जब आज दुनिया देख रही है तो सब जगह तीलियां पड़ी हुई हैं, सबके पांव जल रहे हैं, सब जगह से धुआं उठ रहा है। कब तक खबर दबाओगे? कब तक एक समुदाय लिखोगे या सहिष्णुता की बात करोगे? डेविड कैमरन, टोनी ब्लेयर, एंजेला मार्केल, फ्रीडम पार्टी, आप शिवसेना को कहते हो अतिवादी लाइन लेते हैं, मगर ये तो उदारवादी लाइनें थी। इन सब की लाइन ये आ रही है, ये क्यों आ रही है? तो इस सब के पीछे भी एक कारण है, ये जो उम्मत और इत्तेहाद की जो बात की जाती है,
मुस्लिम लीडर्स करते हैं, मुस्लिम एकता और भाईचारा, मुस्लिम ब्रदरहुड। अगर आप देखेंगे सीरिया की बात, तो मुस्लिम ब्रदरहुड के चलते मुसलमानों का जितना खून बहा है मेरे ख्याल से और किसी के कारण नहीं बहा होगा। ये उम्मत और इत्तेहाद की जो बात करते हैं और समूह के तौर पर गोलबंद करने की जो कोशिश होती है, उस चक्करबंदी ने मुस्लिम समाज का भी एक बड़ा नुकसान किया है। आज हम सवाल करते हैं, एक फिल्म आई थी माय नेम इज खान, वो मुस्लिम समुदाय की इसी पीड़ा को सामने रखती थी कि भाई मैं मुसलमान हूँ, मेरे नाम के साथ खान लगता है, तो मुझसे अलग तरीके का व्यवहार क्यों होता है। ये खाली कोई एक दिन की बात नहीं है और ये खाली शाहरुख खान की बात नहीं है। आजम खान को भी न्यूयॉर्क में जिस जांच से गुजरना पड़ा था, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम यूरोप नहीं जाएंगे। कई सारे देशों में तरह तरह के प्रतिबंध लगे हैं और किन करतूतों की वजह से लगे, कुछ लोगों की वजह से लगे, कुछ नारों की वजह से लगे, परंतु पूरे एक समुदाय पर बड़ा सांप को बट्टा लगने का काम इस बीच में हुआ है। एक पूरे समुदाय के प्रति आक्रोश की निर्मिति पूरी दुनिया में हुई है। ये सोचना चाहिए कि आज दुनिया में ग्रीन चैनल से बाकी लोग निकल जाते हैं, मुसलमानों को रोका जाता है, बाकियों के मुकाबले ज़्यादा सतर्क जांच से गुजरना पड़ता है और किसी प्रार्थना कराने वाले को उस नज़र से नहीं देखा जाता है जैसे आज मौलवी जी ने अपने लिए इज्जत कमाई है। ये उनकी खुद कमाई हुई इज्जत है। और आप गूगल पर डालकर देखिए, पूरी दुनिया में अगर ये इसके लिए नियम कायदे बन रहे हैं, रीडिफाइन हो रहे हैं, तो उसी के कारण है। ऊंचा पैजामा, झब्बा दाढ़ी और बुर्का कोई बुरी चीज़ नहीं थी, मगर आज पूरी दुनिया इन सबको शक की निगाह से देख रही है। 2012 की बात है, डच संसद ने बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया। डेनमार्क ने एक नियम बनाया कि आप हमारे देश में आएंगे तो आपको 3 साल तक हमारी भाषा पढ़नी पड़ेगी, शिक्षा लेनी होगी, इतिहास और संस्कृति की परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करनी होगी, वरना आपका हमारे देश में काम नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, मानवीय स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर उंगली उठाने की आज़ादी इसके बाद भी नहीं होगी, ये डच संसद ने बताया। इन सब कदमों को उठाने के पीछे क्या कारण है? मुसलमानों की आलोचना, इस्लाम की खरी समीक्षाओं का रास्ता किसने बंद किया? अगर ये रेक्टिफिकेशन टाइम के साथ होता रहता तो शायद आज ऐसा इतना आक्रोश पैदा नहीं होता। आज आपको हैरानी होगी जानकर कि बेल्जियम के भीतर बेल्जिस्तान के बोर्ड लगे हुए हैं। बेल्जियम नहीं, बेल्जिस्तान चाहिए, संविधान नहीं, शरिया चाहिए। और वो डेनमार्क जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों से बचाकर 7,500 यहूदियों को डेनमार्क के लोगों ने बाहर भेज दिया था, स्वीडन भेज दिया था, वो गोरे लोग आज अपने देश की सड़कों पर पिटते हैं, प्रतिकार नहीं कर पाते, अपने लोग पिटते हैं। शार्ली हेब्दो के नाम पर बिल्डिंग में घुस के पत्रकारों को मारा जाता है, बाहर निकलते हुए लोगों को मारा जाता है, मगर डेनमार्क कुछ कर नहीं पा रहा। अपने यहाँ शीरीन दहल गायब हैं, मुंबई में एक लेख लिखने के बाद से। तस्लीमा नसरीन निर्वासित हैं, तारिक फतेह रोज गाली खाते हैं, हसन निसार को कोई सुनने वाला पाकिस्तान में नहीं। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो खुली बात करे, जो समीक्षा करे, उसको सीधा निशाने पर ले लो। इस स्थिति ने इस्लाम के लिए भी और रास्ते बंद किए, मुसलमानों के लिए प्रगति के रास्ते बंद किए। ये संबंध देशों और समाजों में बढ़ती उस फांक का है जिसे दुनिया द्विराष्ट्रवाद के वैश्वीकरण के तौर पर पहचान रही है, समाधान की आवश्यकता अनुभव कर रही है। ये सारी आशंकाएं और समाधान की आवश्यकताएं किसने पैदा की? ये
किसी बाहरी व्यक्ति का काम नहीं है, ये इस्लाम के अंदर निहित ही कुछ तत्वों ने पैदा की है जो मुसलमानों को बाकियों से मिलने नहीं देता। एक दीन इलाही की बात हम बड़ी सुनते हैं, अकबर महान क्योंकि उसने दीन इलाही बनाया था। एक पाकिस्तानी व्यंग्यकार की मैं एक किताब पढ़ रहा था, मुश्ताक अहमद यूसुफी की, तो उन्होंने चुटकी ली, मगर उस चुटकी में भी अगर थोड़ी गंभीरता से रखें, उन्होंने कहा कि अकबर ने जो दीन इलाही बनाया था वो मजहब नहीं बनाया था केवल, बल्कि कई सारे मजहबों की कॉकटेल बना दी थी। अब उसी बात को अगर गंभीरता से देखूं तो इस्लाम तो कॉकटेल या शराब की तो कोई जगह ही नहीं देता। तो चीज़ों को मिलने की ही जहां पर गुंजाइश नहीं है, और जिस नाव को खेना ही वहाबी और सलाफी चप्पुओं से ही जो नाव खेई जानी है, वहां कॉकटेल नहीं है, वो तो नीट का खुमार है, वो एक उन्माद की नीट चढ़ी हुई है और उसके लिए कोई मनाही नहीं है। यहां से लेकर अरब तक कोई मनाही नहीं है, उसके लिए कोई मिलावट की गुंजाइश नहीं है। ये जो शुद्धतावाद के प्रति जो आग्रह है, ये दुराग्रह की हद तक बढ़ा आया है। द्विराष्ट्रवाद की नींव यहाँ से रखी जाती है, ये समझने की बात है। लोगों को मेल मिलाप की गुंजाइश नहीं है। शिया है, सुन्नी है, अहमदिया है, खोजा है, फिर न्याय तंत्र की चार फांके हैं, हनवी है, सलाफी है, बहुत सारी चीजें हैं। मगर ये जो बाड़बंदी है, इस बाड़बंदी के बावजूद खुले मन से सोचने तो दो। लोगों को इकट्ठा रखो ठीक है, मगर उन्हें खुले मन से सोचने तो दो। उनके विकास के लिए एक जगह पर रखो, ये बात ठीक है। सोचने नहीं देंगे, समीक्षा के मौके नहीं देंगे। नेवर चेंज्ड, नेवर अल्टर्ड। और इसी बात पर सारा फक्र है कि हम कभी बदले नहीं है, कभी हमने समीक्षा नहीं करी है, और हमारी सबसे बड़ी खूबी भी यही है। ये बात दिल्ली में कनॉट प्लेस में पोस्टर लगा के कही जाती है। आज की दुनिया क्या ये चीजें सहन करेगी? फेसबुक के समय में वो पीढ़ी जिसने बर्लिन की दीवार गिरते हुए नहीं देखी, वो पीढ़ी बहुत सारे झंझावातों को उसने नहीं देखा, मगर वो दिन में 5 बार फेसबुक का स्टेटस बदलती है, 350 शब्द में अपनी पूरी बात कह देती है। हो सकता है वो बहुत सारी किताबें ना पढ़ती हो। 144 कैरेक्टर जिसमें स्पेस भी काउंट होता है, उसमें वो सीधी बात कहते हैं, वो लंबी लंबी तकरीरें नहीं सुनते हैं। उस पीढ़ी को बताने के लिए आपके पास क्या है? नेवर चेंज नेवर अल्टर्ड वाली बात वो पीढ़ी कितनी सुनेगी? ये सवाल जब इस्लाम के नाम पर दुनिया की तरफ उठाया जाता है तो 4 उंगलियां खुद अपनी तरफ उठी रहती हैं। तलाक का मसला हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मसला हो, संपत्ति का मसला हो, आप देखें तो इस्लामी फिरकों में मुसलमानों के बीच में, फिरकों के बीच में और स्त्री पुरुषों के बीच में आंतरिक संघर्ष की एक चक्की लगातार से चल रही है, शुरू से चल रही है। और दिलचस्प बात क्या है कि ये ऐसी चक्की है कि चलाने वाले को भी पीसती है, और पिस के निकला क्या, उसकी गुणवत्ता क्या है, इसकी छान पटक देखने का कोई मौका किसी के पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि शुद्धतावाद के लिए आग्रह। काम क्या है? चक्की चलती रहनी चाहिए। पिस कौन रहा है, निकल क्या रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये चक्की चल रही है। तो धीरे धीरे इस चक्की का शोर बहुत बढ़ गया है, और आज इतना शोर बढ़ गया है, कोई भी चीज खराब तरीके से चले तो शोर बढ़ जाता है। आज पूरी दुनिया में शोर बढ़ गया, सारे इस चक्की की तरफ देख रहे हैं। एक यूरोप की कहानी थी जिसकी हमने चर्चा की, अफ्रीका की भी कहानी ऐसी है। अल शबाब है, बोको हराम है। बोको हराम हम सब सुनते हैं, मगर बोको हराम का मतलब क्या है? बोको का मतलब होता है पश्चिम, हराम का मतलब हराम। पश्चिम हराम है। जिस पश्चिम ने रोजी रोटी दी, आगे बढ़ने का मौका दिया, वो पश्चिम हराम है। सही क्या है? वो अरब जहां से हम आए थे वो सही है, ये मानना। तब अरब से जो आया था आज भी वो सही है,
और जहां हम रहते आए, हमारे पुरखों ने जो किया, जो उस स्थान की संस्कृति रही, वो गलत है, वो हराम है, इतनी स्थिति तक जाना, ये अफ्रीका में हुआ और डंके की चोट पर आज भी हो रहा है। एक उदाहरण है, ये 2014 की बात है शायद, नाइजीरिया के चिबॉक में स्कूल पर हमला होता है एक पे, और 276 बच्चियां उठा ली जाती हैं। लड़कियों का स्कूल था, 276 बच्चियां उठा ली जाती हैं, और आज तक उन बच्चियों में से 219 बच्चियों का पता नहीं है। क्यों? क्योंकि बोको हराम का जो नेता है अबू बकर शेऊ, उसने वीडियो जारी करके कहा कि ये अपहरण जो है वो हमने ऐसे नहीं किया, हमने अल्लाह के निर्देश पर किया है, क्योंकि इन बच्चियों को तो स्कूल में होना ही नहीं चाहिए। इनकी 9 साल के बाद शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि ये इसी काम के लिए है। ये वीडियो जारी करके कहा जाता है। 9 साल से बड़ी लड़कियों को स्कूल में नहीं होना चाहिए, निकाह कर दिया जाना चाहिए। सवाल ये है कि कुरान और हदीस को आगे रखकर ये जो बात अबू शेख उठाए, बगदादी उठाए, अफगानिस्तान का कोई मुल्ला उठाए, खुद मुसलमान परिवार और कम्युनिटी इन बातों को कितना हजम कर पा रही है, कितना सहमत हो पा रही है, किन किन मौकों पर उनके साथ खड़ी हो पा रही है। मजबूरी में कहीं दिखते होंगे, कहीं अंदर खाने आक्रोश भी दिखता होगा। बड़ी बुरी स्थिति हो गई है, और अड़ियल इस्लाम दिखता है, मगर जितना अड़ियल है उतना ही अंदर से विभाजन की ये फांकें बढ़ती जा रही है। ये भी एक वास्तविकता है। द्विराष्ट्रवाद का एक तो ये चित्र हमने रखा, एक चित्र ये है कि ये हो कैसे रहा है। दूसरी बात ये है कि हो क्यों रहा है। द्विराष्ट्रवाद का इतना साफ साफ अनुभव भारत ने पहले बार कब लिया था। जब हम इसको ढूंढेंगे तो हिंदू मुस्लिम संघर्षों से इतर भी जब ढूंढेंगे तभी हमें इसका बीज मिलेगा। खाली हिंदू मुस्लिम संघर्षों को देखेंगे तो द्विराष्ट्रवाद का बीज नहीं मिलेगा। तो ऐसा मुकाबला हिंदू मुस्लिम संघर्ष के इतर तीसरी किसी शक्ति से जब हमारा लड़ाई थी, तब हमारा बर्ताव कुल मिलाकर कैसा था। तो तीसरी शक्ति हमें मिलती है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। और मैं कुछ ऐसे उदाहरण रखता हूँ जो एक गंगा जमुनी संस्कृति की बात हमें पढ़ाई गई है, एकता की बात और सारी चीज़ें जो पढ़ाई गई हैं, उन तर्कों को काटते हैं, मगर बातों में तथ्य है, तथ्य गलत नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि हमें जो पढ़ाया गया क्या वास्तव में ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जो मैं बात बता रहा हूँ उसका आधार इतिहास है, घटनाएं हैं। उसका कोई रोमानी इतिहास लिखने का या डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने का, भारत एक खोज बताने का, ऐसा कोई मेरा विचार नहीं है। ये राष्ट्रीय अभिलेखागार से निकले हुए कुछ तथ्यों के आधार पर मैं बात बता रहा हूँ। द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की औपचारिक घोषणा से भी पहले, देश का विभाजन होने से भी पहले, जिसे हम स्वतंत्रता की लड़ाई कहते हैं, मेरठ से बागी चले थे मंगल पांडे, जिसके अहम किरदार के तौर पर याद किए जाते हैं। उस समय राष्ट्र की कल्पना बनाम कौम के वर्चस्व की इस गठबंधन के कुछ उदाहरण हमें मिलते हैं। कहते हैं कि समय पर पत्रकार तो घटनाओं को पत्रकारिता की नज़र से दर्ज करता है, निष्पक्ष भाव से दर्ज करता है। 1857 के समय के कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि उस समय कुछ मुस्लिम पत्रकार घटनाओं को किस तरह से दर्ज कर रहे थे, और उनकी जो जिद थी उसने स्वतंत्रता संग्राम की पहले, मतलब आज़ादी हमें 100 साल पहले मिल गई होती, मगर उसमें अगर वो पच्चर नहीं लगी होती। मौलवी बाकर उस समय दिल्ली से एक अखबार निकालते थे, दिल्ली उर्दू के नाम से, पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक के पास की ये सारी घटनाएं होती थी। क्षेत्र भी एक शाहजहानाबाद वॉल्ड सिटी होता था, एक पालम होता था, इतनी छोटी सी जगह से कवर करते थे। तो 17 मई के अखबार में उन्होंने जो लिखा है, 17 मई 1857 को अखबार को उन्होंने पूरा आयतों से भर दिया, और वो लिखते हैं कि कुछ लोग कसम खा के कहते हैं कि जिस दिन सिपाही, यानी अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध बिगुल फूंकने वाले भारतीय सिपाही
यहाँ यानी दिल्ली में, कि कुछ लोग कहते हैं कि जिस दिन सिपाही यहाँ दिल्ली में आए थे तो उनके सामने ऊंटों पर सवार कुछ लोग हरे लिबास पहने लोग चल रहे थे और वो फिर एकदम नजर से गायब हो गए और सिर्फ घुड़सवार रह गए, जिन्होंने जो भी अंग्रेज मिला उसको गाजर मूली की तरह काट दिया। सच तो ये है कि अंग्रेजों पे खुदा का कहर टूटा है। अब ये बात क्या है, एक संपादक लिख रहा है, चमत्कार लिख रहा है, कुछ लोगों की सपने में देखी हुई बात बता रहा है कि लोग कैसे देखते देखते गायब हो गए। संपादक संपादकीय के भीतर लिख रहा है, मिर्जा अबू बकर ने ये लिखा है, और अज्ञात लोग उसके भरोसेमंद सूत्र हैं, उनसे संपादकीय में जगह दी जा सकती है। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन को एक संगठित इस देश की शक्ति नहीं चला रही, विद्रोहियों ने उसे बल नहीं दिया है, उसे इस्लामी दैवी ताकत चला रही है। अपने कालखंड की जो सबसे बड़ी घटना हो सकती थी, जिसे पत्रकार दर्ज कर सकता था, उसे उसने किस भाव के साथ दर्ज किया है, इसकी कभी चर्चा नहीं होती है। बताया जाता है कि जी एकता की कमी थी, डेट अनाउंसमेंट में गलती लग गई, मगर मिर्जा बाकर को क्या गलती लगी थी इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। रिज जो है वहां पर अंग्रेज फौज बैठी हुई थी, बागी लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए थे, और जामा मस्जिद से जो दरियागंज वाली एक सड़क है, मैं दिल्ली से हूँ इसलिए जानता हूँ, एक सड़क है, वहां पर कुछ जिहादियों ने जामा मस्जिद पर कब्जा कर लिया था, और वो बागियों के साथ जाके नहीं लड़ते थे, वो रिज पर अंग्रेज हैं, मगर खाली सड़क पर तलवार चलाते हुए जाएंगे और लौट के आएंगे कि कोई भी नहीं है, खाली सड़क पर तलवार चला रहे हैं, लौट कर आएंगे, क्या कर रहे हो, जिहाद कर रहे हो, और आके अपनी इस कर्तव्य के लिए बहादुर शाह जफर को ब्लैकमेल करते थे कि हम इस्लाम के लिए काम कर रहे हो, तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, हमें पैसे नहीं देते हो। बहादुर शाह जफर को इस कर्तव्य के लिए ब्लैकमेल करने की कहानियां मिलती हैं। आधे जिहादी उस समय इस लड़ाई में आ मिले थे, और जिसे मिलकर लड़ना था उसकी बजाय इस तरीके की हरकत की गई। एक और ब्यौरा मिलता है कि पुरानी दिल्ली में जिस समय लड़ाई छिड़ी हुई है, गाय की बलि देने के लिए, गाय की कुर्बानी करने के लिए बहादुर शाह जफर को आगरा भेजा गया। ये जिहाद की लड़ाई चल रही है, इस समय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। उन्होंने किसी तरह डपट के चुप कराया कि ये सबके मिलके लड़ने का समय है, तुम कर क्या रहे हो। मगर मुल्ला मौलवी किसी ने उसकी मजम्मत नहीं की, सबने बहादुर शाह जफर की मजम्मत की। बाकर या जामा मस्जिद में जो मोहम्मद सैयद थे, जिहादियों को जो संभाल रहे थे, जामा मस्जिद पूरी जिहादियों के कब्जे में थी। उन सब चीज़ों को, इन घटनाओं को आप उत्साही भूल मान के खारिज नहीं कर सकते। ये कोई सरल बात नहीं है कि इस्लाम को आधुनिक और उदार बताने वालों के पास कुरान के स्पष्ट हवाले से की जा रही हिंसा के इतने ही साफ उत्तर नहीं मिलते। आज दुनिया में जहां पर भी हो रहा हो, कट्टरपंथी लीग को नज़रअंदाज किया जाता है और इसका प्रतिकार इस्लाम के पहलुओं की तरफ से निश्चित ही नहीं होता। ये दुनिया में और भी कहीं नहीं होता। इस्लाम नागरिकता को ललकारता है, संविधान को ललकारता है। इस्लाम को उदार बताने वाले संभ्रांत प्रवक्ता तब कहाँ होते हैं ये नहीं पता चलता, और तब उनके देश में अपने देश, अपनी संस्कृति, इस सब की बजाय सऊदी अरब की तरफ प्रेम ज़्यादा ठाटे क्यों मारता है, इसका जवाब उन्हें भी नहीं पता है, क्योंकि सही से बताया नहीं गया है। मुझे लगता है कि डी लर्निंग का काम ज़्यादा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग का काम जो है वो इस्लाम में बहुत कम हुआ है। 1987 से 2007 तक सऊदी अरब वहाबी शिक्षा के प्रसार पर, यूरोप के बच्चों को अपने यहाँ वजीफे देने पर और उन्हें कट्टरपंथ की तरफ धकेलने पर $87 बिलियन खर्च कर चुका है। आज आप देखते हैं ISIS से लड़ाई हो रही है। ब्रिटेन में अच्छी जगह, अच्छी संस्थान से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चे, जहाँ पर दाखिला मिलना मुश्किल होता है, वो सीरिया जा रहे हैं लड़ने। क्या है ये? वजीफे उनके पीछे की चीज़ है। इंटरनेट पर जो लगातार मुहिम चल रही है वो उसके पीछे की चीज़ है।
और पेट्रोल से उपजी हुई एक संस्कृति ऐसी उसके पीछे की चीज़ है जिसने बाकी संस्कृतियों को तेल लगा के फूकने का काम किया है। ये कही जा सकती है बात, आज इतने पर्याप्त सबूत हैं। ये जो लोग गए अपना देश छोड़ के जाते हैं, अपने देश की, माता पिता की, किसी की चिंता नहीं रहती क्या? किसकी चिंता फिर रहती है? ये सवाल आज सिर्फ इस सभागार में नहीं पूछा जा रहा, अलग अलग देशों की संसदों में पूछा जा रहा है, कमेटियों की बैठकों में पूछा जा रहा है, मीडिया हाउसेस में पूछा जा रहा है। चुभने वाला प्रश्न है। हमारे यहाँ भी एक सब्सटेंशियल नंबर है मुसलमानों का। अब तो ये बात भी उठने लगी है कि नंबर इतना है कि अल्पसंख्यक जैन हैं को कहें या मुसलमान को कहें। तो प्रश्न तो तीखा है मगर मुखर है, क्योंकि चिंतक इस्लाम को विशुद्ध आस्था मानने को तैयार नहीं। आस्था होती है तो आस्था तो उसकी हदबंदी की जा सकती है, व्यक्तिगत अफेयर है, व्यक्तिगत निष्ठा की बात है, समर्पण की बात है। इस्लाम एक व्यवस्था को साथ लेकर चलता है, पॉलिटिकल सिस्टम को साथ लेकर चलता है और एक व्यवस्था की मुनादी करते हुए चलता है, बाकियों को ललकारते हुए चलता है। औद्योगिकरण के समय पर ये जो देखा था, आज उस ललकार की आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये व्यवस्था जो है, ये ललकार जो है, ये कितने लोगों के हित में है? अंत में कौन से लोग बचेंगे, किस तरफ रहेंगे, उन देशों का भूगोल किन बातों से निर्धारित होगा, इसकी समीक्षा करने के लिए पूरी दुनिया में एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी आप देखिए, पाकिस्तान ने जो एक दो ध्रुवीय व्यवस्था होती थी, नाटो बना, अभी कुछ दिन पहले इस्लामी नाटो बनाया गया है। अब नाटो का इस्लामी नाटो क्या होता है? या बम तो बम होता है, इस्लामी एटम बम क्या होता है? अगर इस्लामी एटम बम है तो वो किनके विनाश के लिए रचा गया है? दुनिया में ये डिबेट एक बड़े स्पष्ट तौर पर शुरू हुई है। एक अच्छी बात भी है कि जो दुनिया में ये जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, ये सिर्फ इस्लाम को कोसने का काम नहीं कर रही, ये इस उन्माद की रोकथाम का विचार करने की दृष्टि से काम कर रही है। इस्लाम को जो बंधक बना लिया है कुछ ठेकेदारों ने और शासकीय व्यवस्थाओं पर कुंडली मारने की फिराक में है, उनकी नकेल कसने का इंतजाम सोचा जा रहा है। और थोड़ा YouTube देखें, बाहर देशों की और अखबार पढ़ें तो आपको कॉनराड एल्स मिलेंगे, तस्लीमा नसरीन मिलेंगी, पामेला जेलर मिलेंगी, तारिक फतेह, हसन निसार का मैंने जिक्र किया। ये आपस में ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के सदस्य हैं, ऐसा भी नहीं है किसी एक मोहल्ले के रहने वाले हैं, अलग अलग देश के रहने वाले हैं, अलग अलग बोली बोलने वाले हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं, मगर सारे लोग एक जैसी बात कर रहे हैं और इनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में जा रही है। तो ये एक करेक्शन पॉइंट दिखता है कि जो सोशल मीडिया के समय में, खुलेपन के समय में, टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के टेक्नोलॉजिकल पर्कुलेशन के समय में, तकनीक के बूते जानकारियों के नीचे तक पहुंचने के इस दौर में ये काम एक शुरू हुआ है। और इसके बरक्स वहाबी लोग क्या हैं कि आज भी वो इस्लाम को उतना ही मजबूत बता रहे हैं। मगर आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, जैसे अहमदियों को मानव मानने से भी इनकार कर दिया गया, ये मनुष्य भी नहीं है, पाकिस्तान में हुआ, उनके मानवाधिकार नहीं है, मुस्लिम तो है ही नहीं। इस कट्टरता के साथ वहाबी सलाफी विचारधारा के साथ जो इस्लाम बढ़ रहा है वो अड़ियल दिखे मगर अंदर से बड़ा भंगुर हो चुका है। और मुझे लगता है कि नफरत को गूंथ के जो एक ढांचा बनाया गया है वो अपने भंगुरता की उस स्थिति पर है कि वो कभी भी कोलैप्स भी हो सकता है। ये ठीक है कि इससे चोट लगेगी, अंदर वालों को भी लगेगी, आहत बाहर वाले भी होंगे, परंतु इस अड़ियलपन ने एक सैचुरेशन पॉइंट, सांद्रता का एक बिंदु, एक ऐसी सीमा रेखा कि हाँ इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता, वो सीमा रेखा खींचने की तरफ बात बढ़ गई है। द्विराष्ट्रवाद का मोर्चा जो है आज भले वैश्विक लगे, लेकिन इस्लाम अभी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। और जिस दिन ये कड़वाहट का, नफरत का ढांचा टूटेगा, कट्टरवाद का ढांचा भी टूटेगा।
और बहुत संभव है कि वो जो ढांचा टूटे तो वो इस जमीन से, क्योंकि जो दारुल हरम और दारुल इस्लाम की बात करते हैं उन्हें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि यही वो जमीन है जो कहती है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये दर्शन अगर किसी ने दिया है तो भारत ने दिया है। अल्लाह अकबर कहना अच्छी बात है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है ही, मगर ईश्वर सर्वशक्तिमान होने के अलावा सबको एक नजर से देखने वाला भी है, ये दर्शन भी भारत ने दिया है। वर्ण व्यवस्था के लिए आप पूछ सकते हैं, परंतु आप वर्ण व्यवस्था के किसी क्रम पर अपने आप को घोषणा करते रहिए कि मैं वहां पर हूं। कर्म जहां जिसके होंगे उसका रिपोर्ट कार्ड उसी के हिसाब से तय होगा। ये फलसफा, ये दर्शन भी इसी धरती ने दिया है, इसलिए नफरत का ढांचा यहां से टूटेगा। और ईश्वर आपको आपके कर्मों के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है, मगर उन कर्मों के लिए ईश्वर से पहले आपको हिसाब किताब करने की इजाजत नहीं देता। ये भारत का धर्म है, ईश्वर के नाम पर आप फैसला नहीं कर सकते। अगर ये दर्शन भारत ने दिया है तो मुझे लगता है कि उत्तर इसी धरती से निकलना है। ये ठीक है, मिर्जा बाकर ने कुछ भी लिखा होगा, और हरे लिबास पहने हुए सफेद बुर्राक घोड़ों पर से सवार गायब हो गए होंगे, मगर ये कट्टरपंथ को भी इसी तरह से गायब हो ही जाना है, क्योंकि इसकी नियति यही है, इस धरती पर नहीं टिक सकता। अंत में मैं इतना कहूँगा कि विश्व भर में विभिन्न देशों के सामने उनके भीतर ही जो तैयार हो रही है इस्लामिक आक्रामक गोलबंदी जो चित्र है, और उसको इतने नम्र विनीत शीर्षक में बांधकर जो ये आयोजन किया गया है, ये आयोजन एकात्म मानववाद की दृष्टि के साथ ही हो सकता है। सब मानव मात्र में वही परब्रह्म है, और जड़ में भी है, चेतन में ही नहीं है, जड़ में भी वही परब्रह्म है। तो भारत में ये बहस अलग तरीके से चल रही है, वरना दुनिया में तो बहुत तेजाबी ढंग से इस बात पर बहस की जा रही है। मुझे लगता है कि हम इसका हल अपने पुरखों, उनकी परंपराओं, जमीन और भारतीय संस्कृति में ढूंढें। बहुलता है, परंतु बहुलता का पालना और उसका सम्मान करने वाली हमारी ये संस्कृति है, हमारे पुरखे, हमारी परंपराएं। ये शाश्वत तत्व है, ये ऐसा शाश्वत तत्व है जो बदलता नहीं है, और यही वो तत्व है जो हमारे नागरिकों को, हम सबको, जो इस सभ्यता के घटक हैं, उन्हें सही गलत का ज्ञान कराता है, और इस राष्ट्र को चिरंतन काल से प्रेरणा यही तत्व देता रहा है। और जब हम अपने देश के इस दर्शन को समझकर आगे बढ़ेंगे, दुनिया में जो जो चित्र चल रहा है उसकी जानकारी लेकर आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है सारे भ्रम छटेंगे, सारे उत्तर मिलेंगे, सारी नफरत हटेगी, सारे बादल छटेंगे। धन्यवाद।